स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। जबरन धर्मांतरण मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस सबूत खंगालने में लगातार जुटी हुई है। आरोपियों से पूछताछ और जांच में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उमर से एटीएस की पूछताछ में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उमर गौतम सामूहिक धर्मांतरण की साजिश रच रहा था। वो बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रच रहा था। लोगों को लालच और बरगला के उमर 1956 जैसे बड़े धर्मांतरण को अंजाम देने की फिराक में था, जब एक साथ करीब 4 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया था। उमर के ठिकानों से एटीएस के हाथ लगे दस्तावेज में 1956 की घटना का भी जिक्र है। वहीं एटीएस की पूछताछ में उमर ने दावा किया है कि वो 2 से 3 महीने में लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकता है। उसने बताया कि इस प्रक्रिया में लोगों को काफी लालच देना पड़ता है और बरगलाना भी पड़ता है। बड़े पैमाने पर लोगों को इस्लाम कबूल करवाना चाहता था उमर। 1956 में करीब 4 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था। यह भी बात कर रहा था, ये दस्तावेज उसके पास थे और ये सब खुलासे हो रहे हैं। यूपी धर्मांतरण केस में एटीएस सूत्रों के हवाले से ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। उमर गौतम सामूहिक धर्मांतरण की बड़ी साजिश रच रहा था। 1956 जैसी घटना को दोहराने की फिराक में था उमर। बड़े पैमाने पर लोगों को इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। ठीक है, सीधे अब 2 संवाददाता हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशीष सिन्हा है दिल्ली से और खुर्रम निजामी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। आशीष, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आशीष, ये जो एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश उमर रच रहा था। आशीष, जाहिर तौर पर रजत और अभी का अपडेट दे दूं, 3 गिरफ्तारियां की हैं एटीएस ने। पहली मुन्ना यादव है, दूसरी इरफान शेख और तीसरा राहुल भोला है। ये तीनों गिरफ्तारियां दिल्ली और हरियाणा से की गई है। अभी थोड़ी देर पहले एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फंडिंग आती थी, जो गल्फ कंट्रीज से फंडिंग आती थी उमर गौतम को, वो उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता था और उसके बाद उसका मिसयूज करता था। एक हैवी अमाउंट इसको ट्रांसफर हुआ है 2020 और 2021 के बीच में। बहरहाल आईटीवी नेटवर्क को सूत्रों द्वारा ये खबर पता चला है कि 1956 का एक डॉक्यूमेंट उमर गौतम के पास से बरामद हुआ है। माना यह जा रहा है कि उमर गौतम जो है मास कन्वर्जन कराना चाहता था, यानी बड़े पैमाने पर लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। रजत, जैसा आप जानते हैं कि 1956 में तकरीबन 4 लाख लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक उसी तरह का कन्वर्जन ये करवाना चाहता था। इतना ही नहीं, उमर गौतम ने पूछताछ में यह भी बताया कि तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं एक कन्वर्जन कराने में, यानी धर्मांतरण कराने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। समझाना पड़ता है, प्रलोभन देना पड़ता है, पूरी तरह से ब्रेन वॉश करना पड़ता है और इसमें एक व्यक्ति पर 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। आएंगे आपके पास और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईएसआई कनेक्शन क्या है उमर का, जाकिर नायक कनेक्शन क्या है, ये सब कुछ आपसे समझेंगे। एक बार सीधे लखनऊ चलते हैं, क्योंकि पूरा जो रैकेट था वो एटीएस उत्तर प्रदेश ने ही बस किया था। खुर्रम, क्या जानकारी है? डेली बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़ा अचीवमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। खुर्रम, देखिए, बड़ा अचीवमेंट है जो 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक शख्स की बात करें, इरफान ख्वाजा खान, ये इंटरप्रेटर है और दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर का काम करता है। ये इस पूरे नेक्सस में शामिल था, इस पूरे ऑपरेशन में वो शामिल था, जो ये बताता है कि जो तार थे धर्मांतरण के वो कहां कहां तक फैले हुए थे। आप सोचिए कि सरकारी कार्यालय तक की जो एक सरकारी मुलाजिम था, वो इस पूरे नेक्सस में था। और खास बात ये है कि ये खुद एक मूक बधिर था, जिसकी वजह से उसको कम्युनिकेट करने में बेहद आसानी थी मूक बधिर लोगों को। ना सिर्फ वो कम्युनिकेट करने का तरीका मालूम था, बल्कि उनकी मेंटालिटी से भी वो वाकिफ था। और यही वजह है कि बड़ी लेवल पर जो मूक बधिर हैं उनका धर्मांतरण किया गया है। खुर्रम, क्या लेटेस्ट क्या है एटीएस के पास? लेटेस्ट क्या है और क्या खुलासे एटीएस ने किए हैं? कुछ सूत्रों से खबर आपके पास?
जी देखिए, सूत्रों की माने तो एटीएस बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। उनको जो मास्टरमाइंड है उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है एटीएस। एनआईए भी बहुत जल्द शामिल हो सकती है, क्योंकि एनआईए ने एटीएस से पूरी रिपोर्ट तलब कर लिया और टेक ओवर बहुत जल्द कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एटीएस को भरोसा है कि कोई एक बड़ा खुलासा वो कर सकते हैं, बेहद करीब पहुंच सकते हैं। तो क्या वो मास्टरमाइंड है, क्या मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जो उससे बड़ी बात है वो ये है कि इतनी बड़ा ऑपरेशन कर रहे थे उमर गौतम और जहांगीर, तो कई राज्यों में कर रहा था, और जिस तरीके से एनजीओज का नाम इसमें शामिल हो रहा है। देखिए, एनजीओज का नाम आना ये बताता है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, यानी एनजीओज के जरिए पैसे को लाया जा रहा था यहाँ पर। यह भी एक बड़ा खुलासा किया गया। और आज जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, प्रशांत कुमार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कुछ एनजीओज का इसमें हाथ है मनी लॉन्ड्रिंग में, पैसा लाने के लिए। जो पूरी एक चेन होती है या यूं जो मनी रूट होता है, वो एनजीओ का भी अहम रोल था। कुछ एनजीओज आई, जैसे मुंबई के 3 एनजीओज टारगेट पर है एटीएस के। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बहुत जल्दी और भी एनजीओज को इसमें मास्टरमाइंड, खुर्रम आपने कहा मास्टरमाइंड के पीछे है और करीब है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी इस रैकेट का भांडा फोड़ो और मास्टरमाइंड आए। वापस आशीष आपके पास आते हैं। क्या ईडी, डीआरआई इन सबको भी इन्वॉल्व किया गया है पूरे केस में कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेल कहां कहां है? पहला। दूसरा, आईएसआई और जाकिर नायक का रोल कहां तक डिफाइन हुआ है? आशीष। देखिए, ईडी ने इस मामले में जो प्राथमिक एफआईआर है पीएमएलए के तहत वो दर्ज कर ली है और ईडी अब इस मामले में जांच शुरू कर रही है। दूसरी सबसे अहम बात कि फॉरेन फंडिंग को लेकर जो है वो ईडी ही इस मामले में आगे चल के इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी जो अकाउंट्स में पैसे आए हैं, जो अकाउंट से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उन सभी की जांच ईडी करेगी, क्योंकि ईडी इसमें एक्सपर्ट है। तीसरी अहम बात, आपने जाकिर नाइक का सवाल पूछा। जाकिर नाइक के उमर गौतम के साथ कनेक्शन सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में जो एटीएस है वो सबूत जुटा रही है, ठोस सबूत जुटा रही है, क्योंकि आदिल जो एक लड़का था, जो पुलिस और सेना ने चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर लिया है और जो आम लोग हैं उन सबको वहां से हटाया जा रहा है, यानी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, पूरा एरिया सील किया जा रहा है, जिसमें आतंकवादी भाग ना पाए, शरण न ले पाए और जो आम लोग हैं वो टारगेट्स ना बने। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान करनाल के रहने वाले विशाल से खालिस्तानियों की झड़प हो गई थी। इस दौरान विशाल ने तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, जिसके बाद खालिस्तानियों ने विशाल के घर में घुसकर पिटाई की और कार भी तोड़ दिए थे। यह मामला करीब फरवरी का बताया जाता है। विवाद के बाद से ही विशाल को सिडनी जेल में बंद कर दिया गया है। इसके बाद से विशाल की रिहाई की मांग की जा रही है। हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन दिया था कि विशाल को जल्द भारत लाया जाएगा। इस मामले में आज मनोहर लाल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। विशाल को रिहा करो। इंडिया न्यूज लगातार ये कैंपेन चला रहा है। सबसे पहले और प्रमुखता से ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि क्या गलत हो रहा है विशाल के साथ। हम उसके साथ हैं। विशाल ने सिर्फ तिरंगा फहराया था और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहा था, उसके बाद ये झड़प हुई थी। हंगामे के बाद खालिस्तानी अमर सिंह का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने लोगों से खालिस्तान का समर्थन करने की बात कही थी। इसके साथ ही उसने भारतीय क्रिकेट टीम का विरोध करने को भी कहा था। एक बार सुनिए इस वीडियो को। मैच देखने जा रहे हैं, प्लीज ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਬਾयकॉट करो। ठीक है, सीधे प्रीति सोमपुरा के पास चलते हैं। प्रीति, सबसे पहले यह खबर प्रमुखता से आप ही ने दी थी, आप ही ने ब्रेक की थी, विजुअल्स भी दिया था और हमने प्रमुखता से एक आप कह सकते हैं लगातार एक मिशन के तौर पर दिखाया था, क्योंकि गलत हो रहा था। अब ये चीजें आगे बढ़ गई, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खबर दिखाए जाने के बाद मुलाकात करी है विदेश मंत्री से। विदेश मंत्री ने भी आश्वासन दिया है। आगे क्या प्रीति? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जो है आज विदेश मंत्री से मिले हैं। उन्होंने विशाल को रिहा करने की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से वहां खालिस्तानी लोगों का मूवमेंट चल रहा था और जिस तरीके से उन्होंने भारत के खिलाफ नारेबाजी चढ़ाई थी, उसके बाद जो है विशाल ने जो है भारत जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए थे और इसी के चलते जो है सिडनी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, वो जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई और उसके बाद कॉन्सुलर एक्सेस भी जो है विशाल को नहीं दिया गया है, ये खबर प्रमुखता से जो है सिर्फ और
सिर्फ इंडिया न्यूज ने दिखाई है और लगातार इंडिया न्यूज जो है विशाल की रिहा की मांग कर रहा है। और आज इसीलिए में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जो है विदेश मंत्री से मिले हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विशाल को रिहा कर दिया जाए। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है विदेश मंत्रालय इस मामले को ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामने लेते हैं और तब जो है विशाल को कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा। क्योंकि एक खबर जो हमें मिल रही है ये भी आ रही है कि विशाल को डिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ के जो खालिस्तानी संगठन है वो विशाल को रिहा करने को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है प्रीति, आप नजर बनाए रखिए। और एक अच्छी खबर जो देश का आप कह सकते हैं गौरव बढ़ाने वाली है, तिरंगा भी उठाया और प्राइम मिनिस्टर की नारेबाजी की, लेकिन उसके बाद भी सजा मिला है। हम लगातार इस खबर को दिखाते रहेंगे जब तक नरेश रिहा नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में रविवार देर रात बदमाशों ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। यहां एक कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें व्यापारी और उसके 2 बेटों की मौके पर मौत हो गई। व्यापारी की पत्नी की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे। हालांकि जांच में परिवार की एक सदस्य की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना रात के करीब 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कपड़ा कारोबारी रियाजुद्दीन के घर अज्ञात बदमाश छत के रास्ते घर में घुसाए और लूटपाट की। इस दौरान कपड़ा व्यापारी रियाजुद्दीन और उनके बेटे इमरान और अजहुद्दीन को पहले बंधक बनाया गया और बाद में गोली मारी गई। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि घर के पहली मंजिल पर रियाजुद्दीन की पत्नी फातिमा के जबड़े में गोली लगी है। अजहुद्दीन की पत्नी आसमा को सिर में तमंचे के बट से हमला किया गया है। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के केरल में गया था, जिसे केरल में ट्रेनिंग दी गई थी। उस लड़के ने पुलिस के सामने बयान दिया था कि इसके लोग जो थे, जाकिर नाइक के जो लोग थे, वो वहां आते थे और स्पीच देते थे। तो बहरहाल उस लीड पर अभी जो पुलिस है वो काम कर रही है। देखना ये होगा कि कितने ठोस सबूत मिलते हैं, क्योंकि अदालत जो है वो सबूत मांगता है। लेकिन आप मुझे लगता है कि एटीएस जिस तरीके से आशीष काम कर रही है, पर्याप्त सबूत दिए जाएंगे और मास्टरमाइंड तक उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचेगी। खुर्रम निजामी आप लखनऊ से हमारे साथ थे और आशीष दिल्ली से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर है, लगातार हम इस पे बने रहेंगे। कोई भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है, जिसके बाद वो भारत के खिलाफ एक के बाद एक साजिश रच रहा है। पुलवामा में आतंकियों ने एसपी फयाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी को आतंकियों ने गोली मारी है। उनकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक अवंतीपुरा के हरी परिगाम के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस आतंकी घटना में उन्हें अपनी पत्नी और बेटी के साथ गंभीर चोट आई। चोटों के कारण अहमद ने दम तोड़ दिया। वहीं उनकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। घर में घुसकर कायरों की तरह हमला किया है। एसपीओ की और पत्नी बेटी की हत्या हुई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार सेना और पुलिस चारों तरफ से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। कहीं से भी जाने की गुंजाइश नहीं है। मैं कल इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद और कश्मीर घाटी में अवंतीपोरा में एक एसपीओ को मारे जाने और उसके पूरे परिवार को ख़त्म करने की घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स की माने तो आतंकी दोबारा से किसी ऐसी घटना को कर गुजरने की फिराक में है। और यही वजह है कि पूरे श्रीनगर शहर में सुरक्षा बलों को अलर्ट पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है, कागजात वगैरह जो है वो चेक किए जा रहे हैं। न सिर्फ श्रीनगर शहर बल्कि बाकी इलाकों को भी सुरक्षा बलों को अलर्ट पे रखा गया है। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी सुरक्षा बलों से कहा गया है कि वो तैनात रहे, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें हो रही है और पाकिस्तान पार से
ड्रोन्स की मदद से हमले किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। आपने आरिश की ग्राउंड से रिपोर्ट देखी। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने आतंकी हमले में मारे गए फयाज अहमद के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढांढस भी बताया, साथ ही आश्वासन दिया कि इस हमले में शामिल आतंकवादियों को जल्द ही ढेर कर दिया जाएगा। आईजी ने कहा है कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों का हाथ है। सुनिए। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन फ्रंट पर काम करते हैं, हर करते हैं, कोई नई बात नहीं है। जैसा कि इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है, तो रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है, और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी उसको बचाने गए, उस पर फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली कि इस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। जम्मू एंड कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों की नापाक करतूत जारी है। श्रीनगर के पारिमपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ वाले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पारिमपोरा में लगातार मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के लिए पहले से आप कह सकते हैं कॉर्डन ऑफ किया गया है। कई आतंकी हैं, मुठभेड़ जारी है और जो आम लोग हैं उनको वहां से हटाया गया है। विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए चारों तरफ से जितने लोग थे, जितने बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, सबको हटाया जा रहा है क्योंकि कॉर्डन ऑफ किया है और सुरक्षा बलों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। उसके बाद आप कह सकते हैं जो मुठभेड़ है वो लगातार चल रही है और 3 से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। सारे तथ्य नहीं आए हैं, बहुत जल्दी जैसे बाकी तथ्य आ जाएंगे आपको बता दें। एनसीआर में ट्रिपल मर्डर हुआ है, इससे हड़कंप है और लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर सवाल उठता है। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, पुलिस पकड़ने की तलाश कर रही है उन लोगों की जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। शक एक घर वाले पर भी है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।